सो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं अरिश। स्वागत है आप सबका अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों क्लास 10 भारतीय वन का बुक है बहुत ही की उसका दोस्तों फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, और बात करें प्रकाश का परावर्तन की अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तो 1 से लेकर 27 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ, 27 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर 27 तक पूरा डिटेल वाइज सोल्व करेंगे। जी हाँ, एक वीडियो में पूरा आपको 27 तक सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना होकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक डिस्क्लेमर देना है, जो भी हम 27 तक सोल्व करने वाले आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, लिखने या रटने की ज़रूरत नहीं है, हर क्वेश्चन को समझाते हुए निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिखने रटने लग गए तो इतना क्वेश्चन है कि आप रटते रटते आपका मतलब माइंड रटा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप हर क्वेश्चन को समझते हुए निकलिए। ठीक है, चलिए 1 से लेकर 27 तक हम पूरा क्वेश्चन को समझाते हुए निकलते हैं। डिजिटली फॉर्म में हम 1 से लेकर 27 तक पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख दिए। सो चलिए बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। ठीक है, समतल दर्पण यानी कि शीशा, यानी कि जिसमें हम लोग हमेशा अपना चेहरा देखते हैं उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण, ठीक है, यानी समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण पड़ेगी तो उसका परावर्तित किरणें कितने हो सकती है। तो सिर्फ 2 होता है। ठीक है, एक आपतित किरण होता है और एक परावर्तित किरण होता है। ठीक है, यानी शीशा पे आप देखिएगा, अगर आप लाइट मारिएगा, लेज़र लाइट मारिएगा तो देखिएगा एक किरण जो जाएगा वही वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी एक आपतित किरण होता है और एक परावर्तित किरण होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, या फिर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। ठीक है, समतल दर्पण पर लंबवत, लंबवत यानी कि एकदम सीधा 90 डिग्री बनाते हुए। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, यानी अगर आप सीधा कीजिएगा, ठीक है, तो जिस पथ से जाएगा उसी पथ से वापस लौट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है ये, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये, और कौन कौन से नियम है आज आप कमेंट करके बताइए। जी हाँ, प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, 2 नियम। ठीक है, और हाँ ये अभी अति लघु बता रहे हैं। ठीक है, इसका दीर्घ चाहिए, लघु चाहिए, कमेंट कर सकते हैं। VVI ऑब्जेक्टिव चाहिए, ये भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समतल दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण में। ठीक है, यानी जितना दूरी वस्तु का होगा उतना ही दूरी प्रतिबिंब का होगा। हम लोग को लगता है कि हम भाई दूर खड़े हैं, लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब है सामने बना हुआ है, नहीं, उतना ही दूरी पे बना हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, यहाँ पे ल होगा, र लिखा, उत्तर होगा, सॉरी उत्तल होगा, यहाँ पे र लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ल बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम बना देते हैं। ओके, उत्तल दर्पण, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट है ये, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है, तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, यानी P से वक्रता केंद्र यानी C को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी जो गोलीय दर्पण का ध्रुव होता है, देखिएगा P, ठीक है, एकदम मेन पॉइंट बीच में सेंटर में होता है। ठीक है, वो P से लेकर वक्रता केंद्र यानी C तक जो मिलाने वाले बीच का रेखा होता है उसी को हम लोग मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा है। ठीक है, तो देखिए किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, ठीक है, यानी मान लीजिए अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में कहीं से किरण आ रही है, जैसे अनंत से, तो जो किरण आएगी और अवतल दर्पण से टकराकर परावर्तन होगी, जब परावर्तन होगी तो वो फोकस से गुजरेगी। जी हाँ, वो जिस बिंदु से गुजरेगी उससे ही मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, वो एकदम एग्जैक्टली मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, और अगर मुख्य फोकस से अगर लाइट निकाला जाए, परावर्तन किया है, तो वो फिर अनंत को चल जाएगी। ठीक है, यानी समांतर अगर आ रही है, ठीक है, तो मुख्य अक्ष की अगर समांतर आ रही है तो वो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। ठीक है, तो वही पूछ रहा है इसका परिभाषा, फोकस बोलिए या फिर मुख्य फोकस। तो यही लिखेगा कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो f बराबर r/2 में है। ठीक है, या फिर r बराबर 2/2f। ठीक है, f बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। ठीक है, सौतल दर्पण, सॉरी समतल दर्पण। ओके, एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके, तो समतल दर्पण होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? ठीक, अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी क्या होगा? काल्पनिक। जी हाँ, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और काल्पनिक को ही आभासी कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है और काल्पनिक सीधा। ठीक है, यानी सीधा प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? ठीक है, तो वस्तु का स्थान ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, यानी P और F के बीच में होना चाहिए। ठीक है, P और F के बीच में होगा तो क्या होगा? इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण का। ठीक है, वस्तु या बिंब, यहाँ बिंब की बात हो रही, यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज है। जब होता है वस्तु या बिंब का स्थान ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए, तो बिंब सोचते हो प्रतिबिंब, नहीं, बिंब यानी कि वस्तु। जी हाँ, बहुत कंफ्यूज हम भी होते थे। ठीक है, बिंब को सोचते थे प्रतिबिंब, नहीं, बिंब यानी वस्तु को ही बिंब कहा जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब अलग होता है, वस्तु को ही बिंब कहा जाता है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? ठीक है, तो देखिए, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी की बात हो रही है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण के जो सी होता है जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र। ठीक है, तो जो वक्रता केंद्र है सी, वहाँ पे अगर वस्तु रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। ठीक है, ऊपर वस्तु रखेंगे नीचे बनेगी। ठीक है, ग्राफ के हिसाब से। ठीक है, तो बस, और वो प्रतिबिंब कैसी हो? तो वास्तविक यानी उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तु दूरी u। ठीक है, वस्तु दूरी u यानी u को वस्तु दूरी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? हाँ, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, अवतल दर्पण की बात हो तो ऋणात्मक। ठीक है, और जब बात उत्तल दर्पण की हो तो धनात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है, बाएं के साइड ऋणात्मक और दाएं के साइड धनात्मक। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होगा? ऋणात्मक, हमेशा याद रखिएगा। इसका u हो, प्रतिबिंब हो, ठीक है, प्रतिबिंब तो नहीं, वस्तु दूरी इसका ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, एक और पूछता है फोकस दूरी। ठीक है, f। ठीक है, तो वो भी क्या होता है? ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, समझ गए? अब बाकी उत्तल दर्पण में धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे हाँ मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि दर्पण सूत्र लगाइएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी यानी f दिया हुआ है तो f के जगह पे 10 लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है? अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। ठीक है, वस्तु दूरी भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु दूरी u के जगह पे 15 रख देंगे। -15 इसलिए रखेंगे क्योंकि ये अवतल दर्पण है, हमेशा याद रखें। हम ऊपर ही बताए कि अवतल दर्पण में क्या होता है, ये वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे -15 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कीजिए, 1b को इधर ही रहने दीजिए। ठीक है, 1 - 15 है तो -15 को इधर ले जाएंगे तो +15 हो जाएगा। ठीक है, बाकी बट्टा पक्का जोड़ करेंगे तो आंसर निकलेगा 1/6। ठीक है, यानी 1/6। ठीक है, तो बी हमारा 6 निकल गया। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी क्या निकला? 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए। ठीक है, अवतल दर्पण से किसी दूरी पर किस दूरी पर होगा? ठीक है, कौन सी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो? ठीक है, तो हम ऊपर ही बताया दर्पण के केंद्र पर। ठीक है, यानी सी पर। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, यहीं पे था। हाँ, यहीं पे ना क्वेश्चन था, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? तो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक, किस गोलीय दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में तो काल्पनिक भी बनता है लेकिन वास्तविक भी बनता है। ठीक है,
तो केवल पूछे तो समझिएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। या फिर पूछ दे कि किस गोलीय दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल और उत्तल दोनों लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल दर्पण नहीं, ठीक है। उत्तल दर्पण वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, काल्पनिक ही बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अवतल रहता तो हाँ लिखते, ठीक है। याद रखिएगा, अवतल क्या करता है, हमेशा याद रखिए, अवतल काल्पनिक भी बनाएगा, वास्तविक भी बनाएगा, लेकिन उत्तल सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण? क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है। माइनस में, ऋणात्मक में, तो अवतल ही होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट है, ये गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे, ठीक है। आवर्धन यानी m को, तो देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु को बीम कहा जाता है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। और आवर्धन को m से निरूपित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है, दोनों का जो अनुपात होता है वही होता है आवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये यहाँ पे देख सकते हैं इसका सूत्र भी, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। और m बराबर h1/h लिखा जाता है, ठीक है। h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई को निरूपित किया जाता है और h से वस्तु की ऊंचाई को, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है, ठीक है। तो देखिए, आवर्धन m ऋणात्मक मान यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है। समझिए, अगर आवर्धन किसी का ऋणात्मक निकल रहा है तो समझिएगा कि जो वस्तु है वो उल्टा है, यानी कि वास्तविक है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी कि c 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, यानी f निकालना है, ठीक है। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या r, ठीक है। हम सोचे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या r होता है, ठीक है। तो देखिए, r बराबर 20 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी f निकालना है, ठीक है। तो सिंपल r बराबर 2f रख दीजिए, ठीक है। या फिर f बराबर r/2, तो f निकालना है तो r/2 रख दीजिए, r के जगह पे 20, तो 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ईजी कैलकुलेशन। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण के उपयोग के लिखिए। उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखिए, ठीक है। तो उत्तल दर्पण एक उपयोग साइड मिरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सूत्र रखेंगे, f बराबर r/2, ठीक है। यहाँ पे उत्तल दर्पण पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये सब कन्फ्यूजन के लिए है। यहाँ पे गोलीय दर्पण था, यहाँ पे उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक। कुछ भी दे दे उस पर फोकस मत कीजिएगा, वक्रता त्रिज्या दिया है, ठीक है। f निकालना है यानी फोकस दूरी निकालना है, f बराबर r/2 रखिएगा, 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक सेकेंड, देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। चूंकि दर्पण उत्तल है इसलिए f बराबर +16 होगा, ठीक है। यानी 24 का क्या है, कुछ डायग्राम बुक में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए वो भी बता रहा है, ठीक है। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब से हम समझ गए, क्या समझ गए, कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और इसे खंडित रेखाओं में, ठीक है, खंडित रेखाओं में निरूपित किया जाता है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। खंडित रेखाओं में निरूपित किया जाता है और वास्तविक को डायरेक्ट सीधा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ? ये तो भाई बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत बहुत बहुत। तो देखिए, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, और m का घनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है, ठीक है। सीधा यानी कि काल्पनिक है, ठीक है, सीधा यानी कि काल्पनिक है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किस दिशा में परावर्तित होगी, ठीक है। तो देखिए, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है, ठीक है, पर एक किरण है ACB, ठीक है, तो आपतित होती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है। इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C पर पड़ती है तो वह दर्पण की लंबवत होती है, अतः परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर लौट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 27 नंबर, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे, ठीक है। तो दो उपयोग, तो पहला अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में किया जाता है, दूसरा टॉर्च भी किया जाता है, वहाँ नो हेडलाइट सर्च लाइट, इतना बताया गया, ठीक है। तो बस यही था 27 तक क्वेश्चन। तो दोस्तों, उम्मीद करता वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। उसके बाद क्या
प्रकाश का परावर्तन का लघु उत्तरीय प्रश्न चाहिए या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। या फिर कोई और बुक का लघु उत्तरीय, अति लघु, दीर्घ चाहिए, या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। पर्सनल क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, जैसे देखिए अगर आपको सिर्फ यही चाहिए था कि समतल दर्पण में आवर्धन m=+1 का क्या अर्थ है, तो ये भी कमेंट कर दीजिए, हम इसका भी आंसर ला देंगे, ठीक है। यानी एक एक क्वेश्चन भी ला देंगे, या फिर आपको अति लघु, लघु, दीर्घ जो चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।